नमस्कार। बीएसएफ इंडिया लिमिटेड के तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम देवेंद्र व्यवहारे है। आज हम यहाँ टमाटर जो आप सब किसान भाई यहाँ खेती करते हैं उसके बारे में जानकारी के लिए डिजिटल माध्यम से एकत्रित हुए हैं। यह एक डिजिटल मीटिंग है और कृषि उद्यम के अंदर यह एक ऐतिहासिक पूर्ण क्षण है। तो आप मेरे साथ यहाँ उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से लगभग हजारों किसान जो टमाटर की खेती करते हैं वो जुड़े हुए हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण है कि ये सब जो जानकारी है टमाटर के अंदर की, टमाटर के खेती के बारे में, ये कहीं हम हमारे मोबाइल द्वारा जो लिंक दी गई है वहां देख सक रहे हैं। कोई घर पे बैठे है, कोई अपने खेत के अंदर किसानी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है कि जिससे हम आज आपको जानकारी दे रहे हैं। अभी मैं आपको जानना चाहता हूं कि जो आपको जो लिंक भेजी है उसके दाहिने बाजू में एक बॉक्स है जिसमें आप ये जो आज का डिजिटल मीटिंग है इसके जो भी आपके कोई प्रश्न आते आप यह पूछ सकते हैं। और बीएसएफ द्वारा ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण जो कृषि किसानों से जो उसके लिए जो निगडित कंपनी है और ये बहुत महत्वपूर्ण है जिसके बारे में हम आज आपको टमाटर के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। और डिजिटल माध्यम अभी सभी जगह डिजिटल का बोलबाला चल रहा है, तो हम यही जानकारी आज आपको डिजिटल मीटिंग के माध्यम से देना चाहते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? चलो अब हम देखते हैं कि टमाटर के अंदर जो आज हमारे किसान भाई यहाँ बैठे हुए हैं, पूरे मोबाइल द्वारा पूरी जानकारी ले रहे हैं, तो किस तरह से हम टमाटर की अधिक उपज ले सकेंगे और हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसको किस तरह से उन्नति की ओर ले जा सकेंगे। चलो देखना है टमाटर के बारे में जानकारी। चलो देखते हैं। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी टमाटर के लिए है कि टमाटर ये जो फसल है ये मूलतः दक्षिण अमेरिका से आई हुई है। कहां से आई है? दक्षिण अमेरिका से आई हुई है। और जिस तरह से भारत के अंदर होली एक खेल खेला जाता है रंगों का, उसी तरह से स्पेन यह देश है कि जहां टमाटर के साथ एक त्योहार खेला जाता है। अगर आप भारत के बारे में जानना चाहते हैं तो भारत के अंदर 1600 में पोर्तुगल जो जलचर थे वो यहाँ टमाटर लेके आ गए थे और आज की सतह में लगभग 7500 के अधिक किस्मों का भारत के अंदर किस्में उगती है। चलो अभी देखते हैं कि आपको भारत का आप नक्शा देख रहे होगे। अब यहाँ देखते हैं कि भारत जो विश्व के अंदर सबसे दूसरा टमाटर उत्पादक देश है, लेकिन जब हम उपज की बात करते हैं तो हमारा जो स्थान है वो थोड़ा नीचे आ जाता है। तो आज यह डिजिटल मीटिंग का माध्यम है कि जिससे हम देखेंगे कि क्या हम हमारी जो उत्पादकता है उसको बढ़ा सकते हैं। क्या विश्व की जो उत्पादकता है, उपज जो है वो 28 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर है और भारत में 20 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर है। आपने देखा होगा कि आपके यहाँ ही बहुत सारे हजारों किसान भाई जो जुड़े हुए हैं, उनमें से बहुत सारे किसान भाई ये 28 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर भी उपज लेते होंगे, लेकिन यह एवरेज नहीं है। हम चाहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार के सभी किसान भाई टमाटर जो उगाते हैं उनका एवरेज, उनकी जो उपज है वो 28 मेट्रिक टन विश्व के ऊपर होनी चाहिए। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या क्या कारक है, हमारे पास कौन कौन सी चुनौती आती है, वो जानना बहुत महत्वपूर्ण है। चलो देखते हैं कि कौन कौन सी चुनौती आती है। अभी एक उत्पादकता जो प्रभावित करने वाले बहुत सारे घटक रहते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि जिससे हमारी जो उपज कम होती है। एक है, सबसे महत्वपूर्ण है बीमारियां और बाद में आती कीट। टमाटर के फसल के चक्र के अंदर बहुत सारी बीमारियां आ जाती है और उस वजह से भी हमारी जो उपज में क्षति हो जाती है, कमी आ जाती है। उसके बाद कीट ये महत्वपूर्ण है कि जो भी हमारी जो उपज है उसमें कमी लाता है। और ये जो है बीमारियां और कीट, इस दोनों कारक के कारण लगभग 70 से 80% हमारी उपज कम हो जाती है। बाद में मौसम, बीजों का गलत चयन, मजदूरी की समस्या, ये हमारे किसान भाइयों को फसल चक्र के अंदर बहुत सारी अलग अलग टाइम के ऊपर हमको इस समस्याओं का, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चलो अब देखते हैं कि ये बीमारियां कौन कौन सी है। पहले बड़ी चुनौती जो है वो है हमारी बीमारियों का। तो बीमारियों की कौन कौन सी टमाटर के फसल के चक्र के अंदर आती है बीमारियां? पहले आती है सेप्टोरिया झुलसा।
आपने देखा होगा सेप्टोरिया झुलसा का प्रकोप। बाद में आता है अगेती झुलसा, ये आती है पत्ती के ऊपर। फिर आता है अगेती झुलसा शाखा के ऊपर। फिर बकाई गलन आ जाती है, पछेती झुलसा आता है और एंथ्रेक्नोज आता है। ये बहुत सारी बीमारियां जो है ये हमारे जो टमाटर के फसल चक्र के अंदर नुकसान करती है और हमारे उपज में क्षति लाती है। अब ये आती कब है, ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हमने यहाँ एक फसल चक्र बताया है कि रोपाई के बाद 12 से 15 दिन से लगभग 150 दिन में हमारी टमाटर की तुड़ाई हो जाती है। तो सबसे पहले जो आता है वो है अगेती झुलसा। कब आता है ये? 12 से 15 दिन में रोपाई के बाद। फिर आता है सेप्टोरिया झुलसा। ये कब आता है? जब हमारा सेप्टोरिया झुलसा 12 रोपाई के 20 से 25 दिन में। फिर आता है पछेती झुलसा, ये भी लगभग 30 से 35 दिन में शुरू हो जाते हैं जी। और ये भी फसल चक्र के शुरुआत से समाप्ति तक रहता है। सेप्टोरिया झुलसा भी समाप्ति तक रहता है और अगेती झुलसा भी समाप्ति तक रहता है। कहने का है कि ये आने के बाद हमारी जो उपज में क्षति, हमारी उत्पादकता कम होने के बहुत सारे इसमें चुनौतियां आ जाती है। बकाय गलन और एंथ्रेक्नोज, ये भी दो ऐसी फफूंद है कि जो बीमारियां हमारे नुकसान करती है हमारे पौधों को, टमाटर के पौधों को। आगे में देखते हैं कि जिस तरह से फफूंद है उसी तरह से जीवाणु भी, बैक्टीरिया जो बोलते हैं, वो भी बहुत नुकसान करते हैं, जिसका ज़ैंथोमोनास और सुडोमोनास, इस तरह की जो बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारियां है ये भी हमारे टमाटर में उपज में बाधा लाती है। चलो देखते हैं आगे कि पहली कौन सी ऐसी जो है कि जो रुपाई में आ जाती है। आप देख रहे होते कि पौधमर, जिसको इंग्लिश में डैम्पिंग हॉग बोला जाता है, पिथियम स्पीसीज की वजह से ये हो जाती है। ये रोपाई में आ जाती है, अंकुरण के पहले होने वाले बीज में आ जाती है और अंकुरित, और जो बीज रहते हैं अंकुरित नहीं हो पाते हैं। इससे जो आप देख रहे होंगे पिक्चर के अंदर आपके मोबाइल में कि इसका जो तना जो रहता है वो तना मर जाता है और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। अगर नर्सरी में है, रोपाई में हमारे जो बीज है, अगर वहीं नुकसान हुआ और वहीं से अगर कोई रोग संक्रमित हो गया तो आगे जब मुख्य खेत के अंदर हमारे टमाटर के फसल के में उपज में कमी आने की बहुत सारी हमको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जो भी हमारे टमाटर के बीज हम चयन की हुई जो किस्म रहेगी उसमें बीजोपचार करना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। चलो आगे चलते हैं। रुपाई के बाद मुख्य खेत में कौन सी बीमारी आती है कि जो हमारे उपज में कमी लाती है? पहले आती है अगेती झुलसा। यह अल्टरनेरिया सोलानी नाम से होता है और ये फफूंद जो है ये बीज भी जनित है और मिट्टी से भी आता है। मृदा जो बोलते हैं मिट्टी से जनित है। ये तने पर भी आता है और फल के ऊपर, फल को भी प्रभावित करता है। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे? तो इसका आप देख रहे होंगे यहाँ जो फोटो में टमाटर में यहाँ संक्रमित चक्र आप दिख रहे हैं, जिसको समकेंद्रित चक्र बोलते हैं आप। जहां भी ये संक्रमित, जहां भी कॉन्सेंट्रिक रिंग दिख जाती है, ये यहां से पत्ता जो रहता है वो पीले रंग का आ जाता है, पत्ता सूख जाता है और यहाँ जो घाव भूरे रंग के दिख रहे हैं वहां आपको छेद भी आगे जाके दिख सकता है, वहां वो पूरा का पूरा पत्ता सूख जाता है और ये पत्ता आगे जाके नीचे गिर भी जाता है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो टमाटर पत्ते के ऊपर भी आता है और टमाटर के फल के ऊपर भी इस तरह से समकेंद्रित चक्र आपको देख सकते हैं। ये अगेती झुलसा पहचानने का सबसे महत्वपूर्ण, इसको सिम्टम बोलते हैं। आप इसी तरह से पहचान सकते हैं कि जो अपने अंगूठे के ऊपर जिस तरह से समकेंद्रित रेखाएं रहती है उसी तरह रेखाएं अगेती झुलसा के पत्ते के ऊपर रहती है। अगेती झुलसा से टमाटर के पत्ते के ऊपर आ जाती है। और अगेती झुलसा से होता क्या है कि हमारा जो टमाटर का जो पत्ता है, पत्ते का काम रहता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया करना, कि जो टमाटर में फोटोसिंथेसिस अन्न तैयार करता है तो उसमें ये बाधा डालता है और इससे जो अपना पौधा है टमाटर का वो अपना खुराक नहीं बना सकता है और आगे में हमारे उपज में नुकसान हो जाता है। ये पत्ते के ऊपर भी आ जाते हैं और जहां से टमाटर तने से जुड़ा रहता है उस कैलेक्स भाग में भी आप इसको देख सकते हैं समकेंद्रित चक्र टमाटर के ऊपर। अगर ये टमाटर हम अगर मार्केट के अंदर लेके गए बेचने के लिए तो इसको भाव मिलेगा नहीं, ये हम इसको बेच नहीं सकेंगे।
अभी हमने जानकारी ली थी अगेती झुलसा की। चलो हम देखते हैं कि आगे कौन सी ऐसी बीमारी आती है कि जिससे और टमाटर में नुकसान होता है। वो है सेप्टोरिया ब्लाइट, सेप्टोरिया झुलसा। अब ये सेप्टोरिया झुलसा जो रहते, इसके जो धब्बे रहते, ये छोटे छोटे धब्बे रहते। आपने पहले फसल चक्र में देखा होगा कि ये कब आता है, जब हमारी फसल जो 20 से 25 दिन की रहती है उस वक्त ये आ जाता है। अब ये सेप्टोरिया झुलसा के आप छोटे छोटे आप यहाँ धब्बे देख सकते हैं। और ये जो पत्ते रहते, धब्बे जो रहते हैं, ये पानी शोषित रहते हैं, जिसको इंग्लिश में वाटर सोक लीजन्स बोलते हैं। बहुत बार पानी शोषित छोटे छोटे धब्बे रहते हैं। और ये धब्बे जो रहते हैं, ये धब्बे बाद में बड़े होके एक में के साथ घुल जाते हैं और ये गहरे भूरे रंग के धब्बे रहते हैं। और बाद में ये धब्बे जो रहते हैं सूखने के कारण इसमें छेद गिर जाता है। और मैंने पहले बताया कि अपना जो पौधा जो है, टमाटर के पौधे के इस तरह से पत्ते रहेंगे तो नुकसान बहुत होगा। वो अन्न अपना खुराक नहीं बना सकेगा और किसान को नुकसान होगा। ये है कि बीजाणु के स्रोत में सर्वप्रथम हमको अलग करना चाहिए। देखना चाहिए कि जो जैसे सोलानिसियस जैसे टमाटर जिसमें आता है उस तरह का पौधा नहीं हो। लेकिन एक ऐसे कि एक जो सेप्टोरिया है, अभी तक कोई प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्में अपने पास इसकी उपलब्ध नहीं है। और हम देख सकते हैं आगे कि इसका प्रबंधन हम आगे किस तरह से करेंगे। अभी अब देखते हैं कि ये जो सेप्टोरिया झुलसा है और दूसरा जो दिखाया गया है वो है अगेती झुलसा। हम किसान भाई खेत में हैं, किस तरह से पहचानेंगे। मैं आपको दो ही एक जो सरल आपको बता देता हूं कि किस तरह से पहचानेंगे। जो अगेती झुलसा रहेगा, इसके जो धब्बे रहेंगे, इसमें संक्रेंदिक चक्र पाए जाएंगे। संक्रमित जो रहेंगे, यानी जिसको इंग्लिश में कॉन्सेंट्रिक रिंग बोलते हैं, या फिर हमारे जो अंगूठा रहता है जिसमें अगर जैसे वो गोलाकार जो रेशाएं रहती है, उसी तरह से अगर आपको चक्र धब्बे पाए गए तो वो है अगेती झुलसा का। और अगेती झुलसा जो है वो तने पर भी पाया जाता है और पत्तियों में भी पाया जाता है और फूल और फल पर भी पाया जाता है। अब आते हैं हम सेप्टोरिया झुलसा के ऊपर। सेप्टोरिया झुलसा जो है, इसमें इस तरह के कोई भी संक्रांतिक चक्र पाए नहीं जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये सिर्फ पत्ते के ऊपर आता है, ये कहीं भी फल के ऊपर भी नहीं आता है, तने के ऊपर भी नहीं आता है और ये फूलों के ऊपर भी नहीं आता, ये सिर्फ पत्ते के ऊपर आता है। तो आगे हम देखेंगे कि ये जो दो झुलसे हैं, सेप्टोरिया झुलसा और अगेती झुलसा, इससे हम सबसे किस तरह से इसका हम प्रबंधन करेंगे आगे के स्लाइड्स में हम आगे देखेंगे। पहले जानकारी ले लेते हैं बीमारियों की। अब ये टमाटर के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण है पछेती झुलसा। आपने देखा होगा ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस नाम के जो फंगस है, फफूंदे, उससे हो जाता है। और इसकी जो शुरुआत जो होती है वो कहां से होती है, पत्तियों पर से होती है। शुरुआत कहां से, लक्षण कहां दिख जाते हैं, पत्तियों के ऊपर दिख जाते हैं। इसका पौध जो रहते हैं जमीन के ऊपर सभी भागों में ये जो बीमारी है देखी जा सकती है। पत्तियां जो रहती है उसकी जो सतह रहती है उसके ऊपर अनियमित आकार के पीले भूरे चिकते, कभी कभी बैंगनी रंग के भी आपको दिख जाते हैं। इन धब्बों को किनारे हल्के हल्के पीले रंग या जो मैंने पहले बताया पानी शोषित, यानी जहां अगर थोड़ा सा उसके अंदर जो पानी रहता है वो सूख जाता है, वाटर लीजन्स बोलते हैं। और बाद में ये जो धब्बे जो रहते हैं ये क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये जो धब्बे रहते हैं ये एक में से मिल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और उसके अंदर छेद गिर जाता है और बाद में पत्ती मर जाती है। जो अन्न तैयार करने की जो क्रिया है पत्तों के द्वारा, उसमें जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस है, पछेती झुलसा, बहुत बाधा डालता है, अवरोध निर्माण करता है। आप यहां देख रहे होंगे कि ये जो बीमारी जो है ये तेजी से फैलती है और एक दो हफ्ते में सारा का सारा खेत सूख जाता है। ये आपने अपने खेत में पछेती झुलसा का भी अनुभव किया होगा। सूखे मौसम में संक्रमित पौधे जलाए हुए प्रतीत होते हैं और पत्तियां सिकुड़ जाती है, रोग का फैलाव नहीं होता है। चलो देखते हैं आगे कि इसका हम किस तरह से आगे देख सकते हैं, कहां कहां ये दिख जाता है। आप यहां देख सकते हैं कि तने के ऊपर भी है, पत्तियों के ऊपर भी है, डंठल के ऊपर भी है और ये फल के ऊपर भी आ जाता है। और ये संक्रमण से जो ऊपरी भाग रहता है पूरा का पूरा सूख जाता है और पौधा पूरा का पूरा सूख जाता है, खेत भी सूख जाता है। कहां कहां आता है आप यहां देख सकते हैं कि पत्ती के ऊपर भी आ जाता है, बाद में फल के ऊपर भी आ जाता है। और ये संक्रमित फलों के जो गहरे भूरे रंग आप देख सकते हैं, यहां भी थोड़े खुरदरी फल लगते हैं
और इस तरह के अगर फल हम मार्केट के अंदर लेके गए तो हमको उसका जो दाम मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं। अभी हमने सुबह से देखे थे कि पहला हमने देखा था डैम्पिंग ऑफ पौधमर देखा, फिर हमने देखा था अगेती झुलसा, फिर हमने देखा था सेप्टोरिया झुलसा, और हमने जानकारी ली थी पछेती झुलसा के बारे में। अब ये पछेती झुलसा और ये सबसे ज्यादा नुकसान करता है। अब एक है कि यहाँ हमारे प्रदेश में आलू की भी खेती की जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आलू के पौधे इनके खेत में अगर आलू के अवशेष तथा रहते हैं तो इनको हमने इसका खेत के बाहर निकालना चाहिए। और बहुत बार ये फफूंद हवा या तेज पानी के छींटों से भी फैल जाता है, तो ये हमने सावधानी लेनी चाहिए। अब ये फफूंद कहाँ कहाँ आता है? इसके साथ हमने देखा कि तने के ऊपर भी आता है, फल के ऊपर भी आता है, डंठल के ऊपर भी आ जाता है, पत्ते के ऊपर भी आ जाता है। तो इसके साथ और एक है कि जो हमारे जो किसान भाई है जब टमाटर की खेती करते हैं तो उनको इसका चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वो है बकाई गलन। ये बकाई गलन जो है, ये इसका जो फफूंद जो है वो है फाइटोप्थोरा पैरासिटिका नाम के, और इस रोग पछेती झुलसा के समान ही होता है, लेकिन ये जो है ये बहुत बार पानी द्वारा फैल जाता है। और जहां हमारे जो पत्ते रहते हैं, जहां हमारे टमाटर जो है जहां जमीन से जुड़े हुए रहते, वहां हमको इसका परिणाम, ये बीमारियां फल के ऊपर इसका लक्षण ज्यादा दिख जाते हैं। आप यहां देख सकते हैं कि फलों के ऊपर इस तरह से भरे संकेंद्रित चक्र आकार धब्बे दिखाई देते हैं, और जो बढ़ के लगभग आधे भाग को कवर कर देता है, और सामान्यतः पौधे इस फफूंद का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो बकाई गलन है, बाद में आपका पछेती झुलसा है, और पहले हमने देखे हुए 3 बीमारियां, ये 5 बीमारियों से वजह से हमारे जो किसान भाई है इनके अच्छी उपज लाने के लिए, क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए हम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो बीमारी है, जो फल हमारे जब तोड़ाई के पहले जब परिपक्व होने की अवस्था में आ जाते हैं, परिपक्व अवस्था के ऊपर जब वो अपने फसल चक्र में बढ़ते रहता है टमाटर का फसल, तब ये एंथ्रेक्नोज नाम का बीमारी आ जाती है, और ये पके हुए फल के ऊपर आ जाते हैं। और ये पके हुए जो फल रहते हैं, ये छोटे छोटे इसके अंदर जो धब्बे रहते हैं, उसके अंदर ये जो गोल है ये अंदर घुसे हुए दिख जाते हैं आपको, रोग के धब्बे, और ये घाव बाद में बड़े हो जाते हैं। और इस वजह से जो फल रहता है पूरा का पूरा जो फल रहता है ये सड़ जाता है। और फसल, मैंने पहले बताया कि जैसे सोलेनेशियस फसल हमारे टमाटर में, हमने टमाटर की जब भी हम खेती करते हैं तो फसल चक्र का हमने उसका उपयोग करना चाहिए। हमने फसल चक्र अलग अलग हमने किस्म की टमाटर और दूसरी फसल भी हमने लगानी चाहिए। एक ही खेत के अंदर लगातार हमने टमाटर की फसल नहीं लेनी चाहिए। ये एक सबसे महत्वपूर्ण है रोग के नियंत्रण के लिए, बीमारियों के नियंत्रण के लिए। चलो देखते आगे कि बहुत जगह ये भी एक सफेद फफूंद दिख जाता है जिसको हम बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। लेवेलुला टोरिका नाम की एक फफूंद से ये जो टमाटर के अंदर बीमारियां बढ़ जाती है, और ये पत्ते के ऊपर बहुत बार सफेद पाउडर दिखना चालू हो जाती है, और बाद में जो घाव रहते हैं वो पीले थोड़े से सूख जाते हैं, पौधा अपना अन्न तैयार नहीं कर सकता है, उसमें से जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया रहती है, फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी, वो सूख जाती है, और बाद में ये जो संक्रमित जितने भी पत्ते रहते हैं ये गिर जाते हैं। यानी हमने देखा होगा कि ये सभी के सभी बीमारियां पत्ते के ऊपर आ जाती है, जिस वजह से पौधे के जो किचन रहता है, उसका जो खाने बनाने का जो तरीका रहता है उसमें बाधा आ जाती है, और उसी वजह से हमारी उपज में कमी आ जाती है। अभी हम देखते हैं कि बहुत बार यहाँ उकटा करके जो विल्ट रोग आ जाता है, मर बोलते हैं उकटा, कि पौधा जो रहता है वो गिर जाता है, पूरा मुरझा जाता है। सुबह ये पूरा दिन भर मुरझा जाता है, और रात में पौधा पानी देने से बाद में ठीक हो जाता है। लेकिन इस वजह, ये मर के वजह से, उकटा के वजह से हमारे जो किसान भाइयों को नुकसान बहुत उठाना पड़ता है, क्योंकि पौधा मर जाता है, और अगर पौधा बाद में मर गया तो हमारे लिए वो पूरा का पूरा 100% नुकसान है। तो उकटा के ऊपर, विल्ट के ऊपर भी हमने थोड़ा सा उसका नियोजन करना महत्वपूर्ण है।
इसी तरह से फफूंद भी नुकसान करते हैं, उसी तरह से जीवाणु जो है बैक्टीरिया वो भी नुकसान करते हैं। बैक्टीरियल स्पॉट, ऐसे हरे टमाटर के ऊपर से छोटे छोटे स्पॉट दिख जाते हैं और ये थोड़े से गीले रहते हैं, चिकने रहते हैं और पीली रंग की कवर बना देते हैं और इसलिए और बाद में जो खत्म हो जाती है। तो ये जो बैक्टीरियल स्पॉट है ये भी ज़ैंथोमोनास की वजह से हो जाता है। इसके कारण भी हमारे जो मार्केट में हम हमारे टमाटर लेके जाते हैं उसमें नुकसान हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि बैक्टीरियल कैंकर, ये एक टमाटर में जीवाणु से बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां है। ये जो अपनी जो डंठल रहती है ये फूली हुई रहती है, नीचे के पहले पत्ते प्रभावित होते हैं और टमाटर भी प्रभावित हो जाता है। और आप देख सकते हो कि ये जो जीवाणु किस तरह से पहचानोंगे, जब भी आप इसके तने को काटते हैं तो उसके अंदर से बैक्टीरियल द्रव निकल जाता है, ऊज हम बोलते हैं इंग्लिश में उसको। उस तरह से एक पानी वाला द्रव पानी निकल जाता है। हम पहचान सकते हैं कि ये जो है बीमारी ये बैक्टीरिया के वजह से हुई, जीवाणु की वजह से हुई। और इसके लिए हमको जो भी हमारे पास बैक्टीरिया जीवाणु नाशक अवेलेबल है उसका हम उपयोग करके इसको नियंत्रण में लाना चाहिए। बाद में हमने देखा होगा सुबह से पहले फफूंद देखा है। फफूंद टमाटर के पौधों को नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद हमने देखा है कि जीवाणु जो बैक्टीरिया वो भी नुकसान पहुंचाते हैं। और तीसरा जो है वायरस, अभी आपने वायरस की चर्चा चल रही है लेकिन हम टमाटर के वायरस के बारे में चर्चा करेंगे आज। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि टमाटर का जो वायरस है ये टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस हमने बताया। तो ये जो वायरस है, वायरस को कभी भी एक वाहन लगता है फैलने के लिए, तो इसका जो वाहक जो है वो है थ्रिप्स। तो ये जो थ्रिप्स अगर हमारे रोपाई के बाद से अगर हमारे टमाटर के फसल में थ्रिप्स आ गए और जब भी वो उसके अंदर चूसना चालू कर जाता है तो पत्तियां झुक जाती है और बाद में आप देख सकते हैं कि जो दाहिनी बाजू में जो पौधा है वो पूरा का पूरा सूख गया है। ये किस वजह से हुआ है? वायरस के वजह से। और वो संक्रमित किस वजह से हुआ है? थ्रिप्स के द्वारा वायरस संक्रमित हुआ है। ये खाली पत्तों के ऊपर आता है ऐसा नहीं, ये टमाटर के ऊपर भी आ जाता है, टमाटर के फसल के ऊपर भी आ जाता है। यहां आप चित्र देख रहे होगे, पिक्चर देख रहे होगे, टमाटर की तस्वीरें। ये जो तस्वीरें है इस तरह की टमाटर का आपने आपके खेत के अंदर अनुभव भी किया होगा। तो ये जो अनुभव है आपको पता कि अगर ये हम इस तरह के टमाटर मार्केट में लेके जाते हैं, मंडी में लेके जाते हैं, तो हमको जो इसका भाव मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं। तो इसका भी नियंत्रण हमको करना चाहिए। जो भी थ्रिप्स का नियंत्रण शुरुआती अवस्था में हमने अच्छी तरह से अगर करते हैं तो ये जो वायरस है इसका हमारे खेत के अंदर, टमाटर के अंदर संक्रमण नहीं होगा। अभी हम देखते हैं आगे कि और कौन सा वायरस है। अभी ये दूसरा वायरस है कि टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस, TYLCV। इसमें से कौन सा पौधा ऐसा है कि जिसमें वायरस नहीं है? आप देख सकते हैं कि जो राइट साइड वाला है, दाहिनी बाजू वाला है, कि वो उसमें कुछ नहीं है, और जो दाहिने वाला है, जो बाया वाला है पौधा, उसमें संक्रमित है। इस तरह से अगर आप खेत में जाते हैं और इस तरह का पौधा आपको नजर में आ जाता है तो आप समझिए कि हमारे खेत में हमारी जो टमाटर की फसल है उसमें ये जो येलो लीफ कर्ल वायरस है उसका प्रभाव चालू हो गया है और इसका हमको नियंत्रण करना चाहिए। अब इसका नियंत्रण कैसे करेंगे ये पहले देखते हैं कि ये फैलता कैसे। आपने देखा होगा कि इसके पत्तियों के आकार छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, पत्तियां ऊपर मुड़ जाती है, शिराओं के बीच में पीलापन आ गया, आपने यहां देख सकते हैं, फूल सूख जाते हैं और संक्रमित पौधों की फलों की संख्या एकदम कम हो जाती है। और ये फैलता कैसा है? ये फैलता है वायरस से। वायरस जो है ये फैलता है सफेद मक्खी से, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हाइट फ्लाई। सफेद मक्खी जब भी आपके खेत में दिख जाती है तो उसका उचित हमने नियंत्रण करना चाहिए, उसका उचित समाधान लेना चाहिए और जिसका नुकसान हमारे टमाटर के फसल में कम से हो इसकी हमने सावधानी लेनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है कि ये पत्तियों के नीचे इसके अंडे जाते हैं। हम आगे देखेंगे कि किस तरह से नुकसान करता है टमाटर के फसल में और हमने इसको किस तरह से हम उसका अवरोध निर्माण कर सकते हैं कि जिससे ये वायरस फैले नहीं। अभी आपने देखा होगा कि हमने पहले फफूंद के बारे में जानकारी ली, फिर हमने जीवाणु के बारे में, जीवाणु से जो होने वाली जो बीमारी है उसके बारे में जानकारी ली, और तीसरी हमने देखी जो कीट से जो वायरस फैलते हैं उसके बारे में जानकारी ली। तो एक जाना जाता है कि जो भी किसान तरकारी करता है, वेजिटेबल ग्रोइंग करता है, सागभाजी लगाता है, टमाटर जैसे खेती करता है, वो किसान को कैसे जाना जाता है? स्मार्ट किसान करके बोला जाता है।
आपने देखा होगा आज मेरे साथ सभी स्मार्ट किसान जुड़े हुए हैं मोबाइल से। कोई खेत में बैठा है, कोई घर में बैठा है, कोई और कुछ, लेकिन सब जुड़े हुए हैं। तो ये किसान और जिसमें ज्ञान लेने के लिए, जानकारी लेने के लिए बहुत उत्सुकता रहती है। तो ये जो किसान जो है ये कैसे है, स्मार्ट किसान है। अभी ये स्मार्ट किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमको, और इनके साथ तेजी से आगे बढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। चलो देखते हैं कि ये स्मार्ट किसान से हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये स्मार्ट किसान को हमको किस तरह से चाहिए, इनको जो भी समाधान चाहिए ये कैसा चाहिए, फास्ट समाधान चाहिए, कि वो भविष्य में भी रहना चाहिए और जल्दी मिलना चाहिए। चलो देखते हैं थोड़ा सा कि क्या है इस तरह का। आपने हमारा जो भविष्य है ये कैसा है, अभी आगे वाला स्मार्ट भी है और तेजी से बढ़ने वाला भी है हमारा। आपने देखा होगा कि पहले दो जब पत्थर थे उससे चिंगारी निकालते थे, आज वैसी अवस्था है क्या, नहीं। आज आप बटन दबा देते तो आपको एलईडी दीवा, आपका जो बल्ब है लग जाता है, लाइट चालू हो जाती है। उसी तरह से आप देख सक रहे होगे यहाँ संदेश, पहले एक संदेश देने के लिए 10 से 15 दिन लगते थे, कुछ कुछ कब 2-2 महीने लग जाते। आज व्हाट्सएप है, और ये जो हमारी जो डिजिटल मीटिंग है यही एक महत्वपूर्ण उदाहरण है ये स्मार्टर और फास्टर का। क्या हम सब लोग अभी जुड़े हुए हैं? और आज मैं यहाँ लखनऊ में बैठे हुए आपको टमाटर की जानकारी दे रहा हूं, और कोई किसान बाराबांकी में बैठा होंगे, कोई बिहार में होंगे, कोई उत्तराखंड में होंगे, कोई उत्तर प्रदेश में होंगे, अपने खेत में बैठे होंगे और वो जानकारी ले रहे हैं। ये किसका है? क्योंकि हमारा भविष्य कैसा है, अभी स्मार्ट भी है और तेजी से बढ़ने वाला है। तो अभी हम देखते हैं कि टमाटर में इसमें कैसे है। ये आप देख रहे हो कि टमाटर के यहाँ आपको देख रहे हो 4-5 चित्र देख रहे हैं, आप यहाँ पिक्चर देख रहे हैं। टमाटर की खेती पहले बीजों के साधारण हम बीजारोपण करते थे, फिर हमने रोपाई चालू की, फिर खूंटे से बांधना चालू कर दिया, और अभी देखना है कि फिर हमने उसमें मल्चिंग किया, घास पात से उसको ढकना चालू कर दिया कि जिससे हमारी उपज बढ़े। और बहुत जगह हाइड्रोपोनिक जल कृषि चालू हो गई है टमाटर में, कि जिसमें जो मिनरल जो खाद वाला पानी में ही बगैर जमीन में टमाटर की खेती हो रही है और अच्छी उपज किसान भाई ले रहे हैं। इसका मतलब ऐसा है कि टमाटर जो है अभी आगे जाके इसका जो भविष्य है यह उज्जवल है, और जो भी टमाटर की खेती के लिए हमारे पास स्मार्टर और तेजी से हमारा समाधान देने वाला समाधान हमारे पास चाहिए। चलो देखते हैं आगे कि हम क्या समाधान दे सकते हैं। आपने देखा होगा यहाँ स्मार्टर और फास्टर फफूंदीनाशक मेरियॉन का दिखाया गया है चित्र। अब ये मेरियॉन का चित्र आप देख रहे होगे कि यहाँ किसान देख रहे हैं, और आगे आप चित्र भी देख रहे होगे कि ये ड्रोन देख रहे हैं। कहने का मतलब ऐसा है कि ये जो ड्रोन देख रहे हैं कि ड्रोन अभी की यानी गए 4-5 साल में आई हुई तकनीक है। कुछ जगह अभी ड्रोन से खेती भी होती है, वो अपने जो दवा छटकाव भी ड्रोन से करते हैं। कहने का मतलब यह है कि मेरियॉन जो है ये हमको फास्टर और स्मार्टर सॉल्यूशन दे सकता है। और कैसे देगा, उसकी कार्य करने की प्रक्रिया कैसी है, चलो हम आगे देखते हैं इसके। अब किस तरह से करता है, आपने देखा होगा कि यहाँ जीमियम लिखा है। जीमियम का आपको वहां एक सूत्र बताया गया है। अब इसके 2 भागीदार हैं। कौन से 2 भागीदार है? और ये 2 भागीदार जो है ये किसके ऊपर काम करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, जो बीमारियां की जो फफूंद जो रहता है उसके जो पेशी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं उसके ऊपर ये काम करते हैं, और अलग अलग स्थानों के ऊपर काम करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? पावर हाउस। यानी ये जो बीमारियां है इसको आगे बढ़ने के लिए जो भी ताकत लगती है वो कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया देता है। तो ये जो पावर हाउस है उसके ऊपर ही हमारी जो मेरियॉन है ये काम करता है। ये जो श्वसन क्रिया के अंदर 2 कॉम्प्लेक्स रहते हैं, कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 और कॉम्प्लेक्स 3। तो ये जो रहता है इसका भागीदार जो पहला एक जो भागीदार है ये कॉम्प्लेक्स जो 2 रहता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, उसके अंदर एंजाइम रहता है, उसको ब्लॉक कर देता है। और तीसरा जो है वो कॉम्प्लेक्स 3 को ब्लॉक कर देता है। इस वजह से क्या हो जाता है कि जो फफूंद जो रहता है उसको ऊर्जा नहीं मिलती है, और ऊर्जा न मिलने के कारण क्या हो जाता है, उसका जो फफूंद मर जाता है। तो ये सबसे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरियॉन की जो उसकी जो ऊर्जा स्रोत है उसको ही बंद कर देता है। अब ये क्यों चाहिए हमको?
सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो है ये तेज कार्य है। आप यहां देख रहे होगे कि पहले इसमें हमको कम क्रिकेट के देख रहे होगे, आप सबको पता है कि पहले T20 वाला है, दूसरा कसौटी का है, टेस्ट का है। तो हमने देखा होगा कि इसमें जो वनडे में कम गेंदों में हमको ज्यादा रन बनाने हैं, यानी हमको तेज कार्य करना है। लेकिन जब हम कसौटी में आते हैं तो हमको ज्यादा बॉल खेलना है, ज्यादा देर तक रहना है। तो मेरियन जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है कि ये तेज कार्य भी करता है और लंबे समय तक नियंत्रण देता है। अब वो किस तरह से कार्य करता है ये हम आगे देखेंगे। ये हमारे पास अब एक छोटा सा वीडियो है, वो वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि ये काम किस तरह से करता है। जीमियम को फफूंदी तक पहुंचने के लिए एक पहली अड़चन को पार करना पड़ता है। ये एक जल रोधक लिनोफिलिक मोम की परत से ढकी होती है। हालांकि पौधे की कोशिकाओं की दीवारें हाइड्रोफिलिक होती है, यानी वसा घुलनशील पदार्थों के लिए केवल हल्की सी पारगम्य होती है। जहां कोशिका झिल्ली जिसमें एक दोहरी लिपिड परत होती है वो पानी और पानी में घुलनशील अणुओं के लिए एक और बाधा का निर्माण करती है। दूसरी ओर पत्ती के ऊतकों की कोशिकाओं के बीच जलीय वातावरण मौजूद रहता है। यहाँ पौधों को स्वतंत्र करने वाली फफूंदी की कोशिकाओं तक तुरंत पहुँचने के लिए फफूंदी नाशक पर जलीय घुलनशीलता समाप्त होती है। एक लक्ष्य एंजाइम जो कई लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक बाधाओं के पीछे पहुंचने के लिए बहुत मुश्किल है। यही वो चुनौती है जिसकी जरूरत जीमियम को एक अणु के रूप में होती है। जीमियम अणु अलग अलग पुष्टिकरणों जैसे लिपोफिलिक या हाइड्रोफिलिक को अंगीकार कर सकता है और इसलिए वो दोनों वातावरणों में चलनशील होता है। आणविक सत्यापनों के बीच अदला बदली करके जीमियम सक्सिनेट डिहाइड्रोजेनाइज्ड लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग में सारी झिल्ली बाधाओं को पार करने के लिए तेजी से ढल जाता है। एक नया परिवर्तनकारी फफूंदीनाशक जो पौधे में तेजी से ले लिया जाता है और जो पत्ती में लगातार फैलता रहता है, जो पौधे के लिए लंबे समय भरोसेमंद सुरक्षा देता है। यह है जीमियम, बढ़ती कामयाबी के लिए शानदार प्रदर्शन। BASF, we create chemistry. धन्यवाद। आप सभी ने इस मेरियन का वीडियो देखा होगा कि जिस तरह से है यह एक अद्भुत रसायन है कि जो अपने रासायनिक समीकरण में ही बदल कर सकता है। आपने देखा होगा कि टमाटर का जो पत्ता रहता है उसके अंदर दो तरह की लेयर रहती है, एक रहती है पानी की लेयर और दूसरी रहती है मोम की लेयर, और उसके सूक्ष्म जगह में ये फफूंद बैठा रहता है। जब आप मेरियन का स्प्रे करते हैं तो ये अपने संरचना में बदल करके वहां जो पानी की जो सतह है उसको और बाद में जो मोम की वैक्सी लेयर जो बोलते हैं हाइड्रोफिलिक लेयर और लिपोफिलिक लेयर, ये दोनों को पार करके ये कहां पहुंचता है, ये फफूंद के पास जाता है और उसका वहां से नियंत्रण करता है। ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और दूसरा एक महत्वपूर्ण है कि ये अपने इस वजह से अपने ये छोटे छोटे जो कण रहते हैं एक में के साथ मिक्स होके ये जो इससे ज्यादा देर तक आपको रिजल्ट मिल सकते हैं, ज्यादा दिन तक आपको 10 से 12 दिन तक आपको नियंत्रण मिल सकता है। अभी आप देख सकते हैं कि ये मेरियन का उपयोग मैंने कब करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है जब हमने फसल चक्र देखा था, 10 से 12 रोपाई से 10 से 12 दिन में चालू हो जाता है और लगभग 150 दिन में हमारी तोड़ाई हो जाती है। लेकिन फूल से तोड़ाई तक, फल परिपक्व होने तक ये जो टमाटर फसल में बहुत महत्वपूर्ण समय रहता है कि जिसमें रोग भी आ जाते हैं, बीमारियां भी आ जाती है और जो टमाटर की फसल रहती है उसकी लड़ने की ताकत थोड़ी कम हो जाती है। क्योंकि जो फसल रहता है वो फसल में बहुत सारे रोग आना भी चालू हो जाते हैं और फूल से छोटे छोटे अवस्था में फल की तरफ वृद्धि के ऊपर पौधा अपने अंदर की जो ताकत जो रहती है उसको विस्तारित करते रहता है। तो इसी समय फूल आने के समय में हमने मेरियन का उपयोग करना चाहिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलो अब हम देखते हैं आगे कि
हमको फूल आने में फूल किस तरह से आप देख सकते हैं कि फूल किस तरह से पूरे के पूरे फूल आप आ जाते हैं और उसी से फूल का फल के अंदर निर्माण हो जाता है। अगर हम इसी वक्त फूल आने के समय में मेरिओन का स्प्रे करते, उसका छिड़काव कर देते तो बहुत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी बीमारियों का हम ये प्रभावी नियंत्रण करता है। अगेती झुलसा और सेप्टोरिया झुलसा, ये जो बीमारियां है, ये बीमारियों का मेरिओन से हम छुटकारा पा सकते हैं, अच्छी तरह से हम समाधान ले सकते हैं। अभी हम आगे देखते हैं कि इसकी जो लंबे समय तक सुरक्षा किस तरह से देता है। 10 से 12 दिन तक जब सुरक्षा देता है तो आगे हमारे पास एक छोटा सा वीडियो है जो आप देख सकते हैं। लगाए गए जीमियम का वो हिस्सा जो तुरंत पत्ती में लिया नहीं जाता, वो मजबूती के साथ मोम की परत से जुड़ जाता है। ऐसा जीमियम के लिपोफिलिक गुणों के कारण होता है। पत्ती की सतह पर प्रोडक्ट के सूख जाने के बाद जीमियम के कई अणु इकट्ठा होने लगते हैं। इसके परिणाम स्वरूप विचित्र आकारों वाली क्रिस्टल ज्योतियां निर्मित होती है, जो मोम की परत को खुरदरा बना देती है। उनकी उच्च गतिज ऊर्जा के बावजूद वर्षा की बूंदें भी पत्ते से सक्रिय पदार्थ के इन क्रिस्टलीय भंडारों को धो नहीं सकती। यही कारण है कि जीमियम में वर्षा के प्रति दृढ़ता अच्छी होती है। इन भंडारों के नीचे से सूखे मौसम में भी जीमियम लगातार पत्ती के अंदरूनी भाग में उत्सर्जित किए जाते रहते हैं। अत्यधिक चलनशील जीमियम की ये सतत आपूर्ति एक असाधारण रूप से लंबे समय के लिए पौधे की पूर्ण और सतत सुरक्षा सुनिश्चित करती है। ये है जीमियम। अभी आपने देखा होगा वीडियो के अंदर कि इसके जो रसायन जो है ये एक में साथ इस तरह से चित्र बना लेते हैं कि जिस वजह से ये जो मेरिओन है ये अगर पानी भी आ गया तो भी धुल नहीं जाएगा। इस वजह से आपको 10 से 12 दिन तक अच्छी तरह से आपको रिजल्ट मिल सकते हैं और आप अपने फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। धन्यवाद टमाटर के किसान भाइयों। आज हमारे पास यहाँ भी प्रश्न भी आना चालू हुए हैं, तो हमारे पास 2 प्रश्न आए हैं। ये प्रश्न है सफीपुर से और बाराबाकी से। प्रश्न ऐसा है कि अगेती झुलसा और सेप्टोरिया झुलसा की पहचान कैसे करें। अभी हमने हमारे पहले के स्लाइड्स में देखा था कि अगेती झुलसा और सेप्टोरिया झुलसा ये दोनों अलग अलग झुलसा है। जो अगेती झुलसा रहता है वो तने पे आता है, पत्ते पे आता है और बहुत बार फल के ऊपर भी आपको दिखाई देता है। और ये जो सेप्टोरिया झुलसा जो है ये सिर्फ पत्ते के ऊपर आ जाता है। दूसरा और एक महत्वपूर्ण ये जो है कि जिसको हम उसको विभाग में डाल सकते हैं। पहला है कि जो अगेती झुलसा है उसके जो जहां संक्रमित धब्बे रहेंगे वो समकेंद्रित रहेंगे, कॉन्सेंट्रिक रहेंगे और यहां इस तरह से कोई धब्बे पाए नहीं जाएंगे। और दूसरा बताता हूं कि ये जो अगेती झुलसा के धब्बे थोड़े बड़े रहते हैं, सेप्टोरिया झुलसे के धब्बे पहली अवस्था में बहुत छोटे छोटे रहते हैं और फिर बाद में वो एक में के साथ जुट जाके बड़ा दिख जाता है और दोनों में बाद में छेद हो जाता है और अन्न तैयार करने की जो क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, उसमें ये बाधा डालते हैं। दूसरा क्वेश्चन आया है सलारपुर अमरोहा से, पछेती झुलसा कैसे पहचाने और इसका नियंत्रण कैसे करें। एक है कि पछेती झुलसा के बारे में हमने बताया कि ये पत्ते के शुरुआत से किनार से चालू हो जाता है और पूरा का पूरा पत्ता फैल जाता है और एक बार ये पत्ते के ऊपर आ गया, बीमारियां आ गई तो पत्ता भी सूख जाता है और बाद में ये फल के ऊपर भी आ जाता है और फल भी हम मार्केट में मंडी में लेके जाना नहीं रह जाते। दूसरा एक महत्वपूर्ण है कि पछेती झुलसा जो है ये एक बार आ गया हमारे खेत में तो लगभग 12 से 15 दिन के अंदर आपने अनुभव किया होगा कि पूरा खेत सूख जाता है। लेकिन शुरुआती अवस्था में इसके ऊपर कोई ऐसे धब्बे नहीं रहते। शुरुआती अवस्था में हमने जब हमारा फसल 30 से 35 दिन की हो जाती है तब हमने उसको थोड़ा सा चयन करके हमने सूक्ष्म से देखना चाहिए कि इसके अंदर कई पछेती झुलसा के छोटे छोटे रजकण हमको दिख रहे हैं कि नहीं। ये सबसे महत्वपूर्ण है और बाद में ये पूरा पत्ता कवर हो पूरा पत्ता उसके कारण संक्रमित हो जाता है और इसका नियंत्रण जो है, इसके नियंत्रण के बारे में हम बाद में बात करेंगे। चलो आगे देखते हैं कि ये जो मेरिओन जो है
ये किस तरह से आप यहाँ देख रहे हो कि जहां उपचारित है मेरियन से वहां पत्ते अच्छे हैं, हेल्दी पत्ते हैं, निरोगी है, और जहां है वहां जहां नहीं उपचार किया हुआ वहां अभी भी आपको झुलसा का प्रकोप दिख रहा है। ये आप यहां भी देखते हैं फल के ऊपर भी आपने देखा होगा कि जहां जुड़ा हुआ है तने से वहां कॉन्सेंट्रिक रिंग समकेंद्रित आपको धब्बे दिख रहे होंगे, और जहां हमने मेरियन का फूल की अवस्था में स्प्रे किया था वो वहां इस तरह का कोई भी रोग का आपको प्रकोप नहीं दिख रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण है आपके हमारे लिए। तो मेरियन का असर अगेती झुलसा के ऊपर है और सेप्टोरिया झुलसा के विरुद्ध भी अच्छी तरह से काम करता है। अब आप देख सकते होंगे कि ये हम फूल के ऊपर क्यों ये करें कि मेरियन से जब आप उपचारित करते हैं तो आप देखा होगा कि हाँ, जहां फूल अपना जो पौधा जो है वहां आपको पीले रंग के फूल दिख रहे हैं पूरे, लेकिन जहां मेरियन का उपचार नहीं हुआ वहां फूल भी सूख गए हैं, वहां से उपज आने की संभावना बहुत कम है। और यहां जहां मेरियन उपचारित है वहां से हम अच्छी उपज और एक क्वालिटी उपज ले सकते हैं, क्वालिटी अच्छी टमाटर का उत्पादन ले सकता है। यहां आप देख सकते हैं कि मैंने अभी बताया आपको कि किस तरह से जो फूल को फल में परावर्तित करने के लिए मेरियन सबसे महत्वपूर्ण, यानी हमने अगर बीमारियों का सही समय पे अगर उसका निदाकरण कर दिया तो हम इस तरह से टमाटर ले सकेंगे। अब इसका समय कौन सा है? आप जानो कि मेरियन मैंने बोल दिया कि मेरियन तो अगेती झुलसा के ऊपर भी नियंत्रित करता है और सेप्टोरिया झुलसा के ऊपर भी नियंत्रित करता है, लेकिन इसको हम नियंत्रित कौन से समय हमने इसको डालना चाहिए? छिड़काव का सही समय जब हमारा टमाटर की फसल रोपाई के बाद 30 से 35 दिन की हो जाती है, तब हम इसका छिड़काव कर सकते हैं 80 मिली प्रति एकड़ के हिसाब से। आप एकड़ का ध्यान में रखिए, कितना बीएसएफ का मेरियन 80 मिली प्रति एकड़ से हमने स्प्रे करना चाहिए, 80 मिली प्रति एकड़ से। और दूसरा छिड़काव कब करना चाहिए? हमने बीएसएफ के मेरियन का दूसरा छिड़काव 65 से जब हमारी रोपाई के बाद फसल 65 से 70 दिन की हो जाती है तब हमने उसका स्प्रे करना चाहिए। 65 से 70 दिन की जब हमारी फसल हो जाएगी उस वक्त हमने बीएसएफ के मेरियन का 80 ml से हमने छिड़काव करना चाहिए। ये दो छिड़काव फूल से फल में अच्छी उपज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं कि मैं किसान भाइयों, मेरे लिए कभी आधे एकड़ भी रहता है, 1 एकड़ रहता है और 2 एकड़ भी हमारे पास टमाटर रहता है, तो हमारे पास 40 मिली का पैक उपलब्ध है, 80 मिली का पैक उपलब्ध है और 250 मिली का भी पैक उपलब्ध है। आप अपने क्षेत्रफल अनुसार उस पैक का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि मेरियन का जब भी हमारा छिड़काव का सही समय है फूल की अवस्था, हमने फूल की अवस्था भूलना नहीं चाहिए। बीएसएफ का मेरियन फूल की अवस्था में 80 मिली प्रति एकड़ से हमने छिड़काव करना चाहिए। चलो आगे देखते हैं कि ये हमने एक समाधान ले लिया टमाटर में अगेती झुलसा के लिए और पछेती झुलसा के लिए। उसके बाद और एक ऐसा जो संपर्कजन्य और रक्षात्मक फफूंदनाशक है उसका नाम है पॉलीराम। उसके अंदर मेटीराम करके 70% WG ग्रैन्यूल्स है और ये सबसे महत्वपूर्ण है कि इसके अंदर 14% जिंक घटक है और ये बहुआयामी है, सुरक्षित है। जब भी हम कोई हमारे पास बीमारियों का ज्यादा प्रकोप दिख जाता है तो हम इसका सुरक्षात्मक और संपर्कात्मक हम इसका उपयोग कर सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है पॉलीराम, और पॉलीराम का हम मात्रा जो है वो 400 ग्राम प्रति एकड़ से हम डाल सकते हैं। आगे आपको सबको पता है कैब्रियोटॉप, ये सभी हमारे जो अभी हजारों किसान भाई जो डिजिटल माध्यम से मीटिंग में जुड़े हुए हैं उन सबका प्यारा कैब्रियोटॉप है। अभी 10 साल हुए हैं और अभी भी आप सब लोगों ने इसके ऊपर विश्वास रखा है और इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार करता हूं। अब सबसे महत्वपूर्ण ये 60 से ज्यादा फसलों के लिए संशोधित है। आपको इसकी क्रियाशीलता भी पता है, लंबे समय तक ये असरदार है और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो है फफूंद के ऊपर 10 साल कम मात्रा में बहुत बेहद असरकारक है। लगभग 4 मिनट के अंदर इसका काम चालू हो जाता है। फसलों के लिए अत्यधिक सुरक्षित है और हमको अच्छी उपज भी मिल जाती है और उत्तम क्वालिटी भी मिल जाती है।
तो कैब्रियो टॉप के ऊपर इतने सालों का विश्वास दिखाने के लिए मैं फिर से आपका धन्यवाद देता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि इसका जो प्रमाण जो है 600 ग्राम प्रति एकड़ से हमने उपयोग करना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये सब आप सब लोग किसान भाइयों ने इसकी भी जानकारी ली होगी। आप पछेती झुलसा के ऊपर नियंत्रण, अभी 2 किसान भाइयों ने हमको प्रश्न पूछे थे कि पछेती झुलसा के ऊपर किस तरह से नियंत्रण करें। पछेती झुलसा के ऊपर ज़ैम्प्रो जो BASF का है, ये आपको नियंत्रण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंदर 2 घटक है। एक इनिशियम घटक है कि जो कॉम्प्लेक्स 3 जो स्टिग्मासिलिन सबस्ट्रेट जो रहते श्वसन में अवरोध निर्माण करता है और पहुंच को अवरोध निर्माण करता है, और जो फफूंद रहता है वो बढ़ नहीं सकता है। और जो DMM है, डायमेथोमार्प, जो मार्केट के अंदर बाकी जगह एक्रोबैट करके भी नाम से जाना जाता है, जो कोशिका के ऊपर काम करता है, ये दोनों का जो संयोग से हम जो पछेती झुलसा है उसके ऊपर हम सही तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं। लगभग हमारी जो फसल 50 दिन की हो जाती है उस वक्त आप ज़ैम्प्रो का उपयोग कर सकते हैं पछेती झुलसा के लिए। 50 से 55 दिन में आपका ज़ैम्प्रो का उपयोग सही तरह से कर सकते हैं। ज़ैम्प्रो के लिए इसका जो मात्रा जो है वो है 400 मिली प्रति एकड़ से आप ज़ैम्प्रो का उपयोग कर सकते हैं। सो BASF का ज़ैम्प्रो पछेती झुलसा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 2 घटक है, एक इनिशियम घटक है और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण डायमेथोमार्प है, जो आपके वहां एक्रोबैट के लोकल नाम से एक्रोबैट जो सिंगल इसमें जाना जाता है। चलने आगे, अभी हम आगे देखते हैं कि हमने जानकारी ली थी ये किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर जो पावर हाउस है किस तरह से काम करता है, ये आप देख सकते हैं। और दूसरा जो है ये आप देख सकते हैं जो फफूंद की जो कोशिकाएं रहती है उसके ऊपर किस तरह, पेशी के ऊपर किस तरह से हमारा डायमेथोमार्प काम करता है, DMM काम करता है। तो ये थोड़ा सा आपको दिखाया गया है कि किस तरह से टमाटर के छिड़काव पर आप तालिका में कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि शुरुआती अवस्था में आप नर्सरी में आप कैब्रियो टॉप का उपयोग कर सकते हैं, फिर बाद में 12 से 15 दिन में आप पॉलीराम का उपयोग कर सकते हैं। फिर इस तरह से पॉलीराम, कैब्रियो टॉप, मेरियन का हम सही तरह से उपयोग करके एक पैकेज तरीके से हमने टमाटर के फसल के लिए हम समाधान ले सकते हैं। यह सबसे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमने जानकारी ली थी कि जब टमाटर में अगेती झुलसा, पछेती झुलसा, सेप्टोरिया झुलसा, एंथ्रैक्नोज, बाद में हमने सफेद जो फफूंद आता है उसके बारे में, एंथ्रैक्नोज के बारे में ली थी। ये फफूंद से होने वाले बीमारियां हैं। बाद में जीवाणु से जो बीमारियां होती है वो भी हमने ली, बैक्टीरियल स्पॉट, बैक्टीरियल कैंकर, और वायरस से होने वाली 2 बीमारियां जो थ्रिप्स यह चूसिया प्रकार से हो जाती है, चूसने वाले कीड़े से हो जाती है, और सफेद माखी से हो जाती है। इस बारे में हमने जानकारी ली और फिर बाद में हमने देखा कि इसके ऊपर BASF से हमने आपको समाधान भी दिया कि मेरियन जो है वो 80 ml प्रति एकड़ अगर हम फूल की अवस्था में डालते हैं, स्प्रे छिड़काव करते हैं, तो हम अच्छी तरह से फल की अवस्था तक पहुंच सकेंगे। फिर बाद में उसके बाद कैब्रियो टॉप 600 मिली प्रति एकड़ से 600 ग्राम प्रति एकड़ से हम 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। बीच में हम पॉलीराम जो है, शुरुआत में भी पॉलीराम का उपयोग कर सकते हैं, और बीच में जब अगर मौसम में कुछ बदल आ जाता है तो पॉलीराम एक अच्छा संपर्कजन्य फफूंदनाशक है। फिर एक है कि जो पछेती झुलसा है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है जो वो है ज़ैम्प्रो। 400 मिली प्रति एकड़ से अगर आप ज़ैम्प्रो का स्प्रे करते हैं तो हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप आपके जो टमाटर का जो टमाटर की जो खेती है, जो टमाटर की जो फसल है, उसमें आप ज़ैम्प्रो से अपना खेत बचा सकते हैं। तो इससे हम दोनों को, आपको जो उपज है उसको आप बचा सकते हैं अच्छी तरह से। तो कहने का मतलब है कि ज़ैम्प्रो जो है वो आप पछेती झुलसा के लिए 400 मिली प्रति एकड़ से उपयोग में लाना चाहिए। चलो, अभी हमने देखा था, ये सब हमने जानकारी थी हमारी टमाटर की बीमारियों के बारे में। और एक है कि मेरे पास 2 प्रश्न आए हैं बीमारियों के बारे में कि मूरतगंज और इलाहाबाद से प्रश्न है कि मेरियन द्वारा नियंत्रित होने वाली टमाटर की बीमारियां। मेरियन का मैं अभी बता रहा हूं। मेरियन से 80 ml प्रति एकड़ आपने 1 एकड़ में आपने छिड़काव करना चाहिए। और जो नियंत्रित जो बीमारियां हैं, एक है अगेती झुलसा और दूसरी है सेप्टोरिया झुलसा। इसको आप फूल की अवस्था में अगर आप छिड़काव करते हैं तो आपको उसका फायदा मिल सकता है। एक है कि
एक उक्टा से प्रश्न था विल्ट का। सबसे विल्ट जो है ये जमीन से आ जाता है। आप देख सकते हैं कि जब आप उसके तने को काटते हैं तो उसके अंदर वैस्कुलर टिश्यू दिख जाते हैं, भूरे रंग के दिख जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये विल्ट के ऊपर इस तरह से कोई समाधान नहीं है। हमने देखना चाहिए कि हमारी जिस जमीन के अंदर अगर पहले विल्ट आया होगा, मर आ गया, उगटा आ गया, वहां फिर से आपने जमीन में फसल चक्र का अपने अनुभव अपने अपनाना चाहिए। फसल चक्र अपनाना यही उगटा के नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। चलो, हमारे पास ये प्रश्न आए थे। धन्यवाद सभी डिजिटल मीटिंग के माध्यम से जुड़े हुए किसान भाइयों का। चलो अभी हम देखते हैं आगे में कि इसमें कौन कौन सी कीट आती है। अभी हमने बीमारियों के बारे में जानकारी ली, अभी टमाटर के कीट व्यवस्थापन के बारे में जानकारी लेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं कि चने ये हरी इल्ली, हरी सुंडी बोलते हैं, हरी इल्ली बोलते हैं, कई जगह उसको गुंदेला भी बोला जाता है, कई जगह पिल्लू भी बोला जाता है। तो ये अलग अलग नाम है, लेकिन इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो हेलिकोर्पा आर्मीचेरा है। इसकी जो इल्ली जो रहती है, इसके अंडे जो रहते हैं पीले रंग के रहते हैं, और जो टमाटर रहता है उसके जो पत्ते रहते हैं, पत्ते के ऊपर भी दिया जाता है, फूल के ऊपर भी दिया जाता है, और कभी कभी ये फल के ऊपर भी आपको दिख जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि ये अगर ये इल्ली आ गई तो किसान भाइयों का जो फसल हाथ में आने वाली है उसमें हमको मंडी में नहीं ले जा सकते, हमको आर्थिक नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इसका नियंत्रण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप यहां देख रहे हैं कि जो टमाटर जो है उसको किस तरह से इल्ली ने छेद कर दिया है, और इसका प्रकोप भी आप छेद करके जाना जा सकता है। अगर इस तरह का छोटा भी छेद भी दिख गया तो हम मंडी में इस तरह के टमाटर की जो हमको भाव मिलना चाहिए, जो रेट मिलना चाहिए, वो मिलता नहीं है। तो ये सबसे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इसका भी नियंत्रण हमने सुंडी का करना चाहिए, हरी सुंडी का नियंत्रण करने चाहिए। चने की हरी जो गुंदेला है, पिल्लू है, अलग अलग नाम आपके यहाँ बोला जाता है, लेकिन आप इसकी जो नुकसान करने की जो आप पिक्चर देख रहे हैं उसमें से आप समझ सकते हैं। अब देखते हैं कि उसके बाद आ जाती है सबसे ज्यादा नुकसान जो करती है वो है तंबाकू की इल्ली, जिसको हम बोलते हैं स्पोडोप्टेरा। ये जो इल्ली जो है ये इसकी खासियत ऐसी है कि जो पहले वाली इल्ली जो थी हरी सुंडी, वो एक एक में आ जाती है और एक ही नुकसान करती है, लेकिन ये जो इल्ली जो है ये आ जाती है समूह में आ जाती है। समूह में आने के कारण क्या हो जाता है कि पूरा का पूरा जितना भी हरा पत्ता रहता है, हरा जो इतना भी हरे पत्ते रहते हैं, पूरे के पूरे हरे पत्ते को नुकसान पहुंचा देती है, पूरे के पूरे उनको खा लेती है। और इसका जीवन चक्र एक अपने सीजन के अंदर 30 से 40 दिन में पूरा हो जाता है, और इसके जो कोष जो रहते हैं वो जमीन के अंदर रहते हैं। इसलिए बहुत बार हम जब बातचीत होती रहती है पूरी, तो हमने गहरी जुताई करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी हम जमीन तैयार करते हैं टमाटर के खेती के लिए, तो गहरी जुताई बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो कोष रहेंगे ये बाद में हमारे मुख्य खेत में हमको तकलीफ नहीं देंगे। ये इस तरह से आपकी तंबाकू की इल्ली बड़ी समूह में आ जाती है, झुंड में आ जाती है, और पत्तियां का सारा हरा भाग जितना रहता है खा जाती है। इस तरह से कि इल्ली आपने अपने खेत में देखी होगी, ये इस तरह से नुकसान करता है। अभी एक है कि ये जो इल्ली है, सुंडी है दोनों सुंडी, इनका हम किस तरह से नियंत्रण करेंगे। चलो देखते हैं हमारे पास बीएसएफ के पास क्या सोल्यूशन है। आप सभी जानते हैं कि वेस्टिकोर ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि जो आप जब ये इल्ली दिख जाती है आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। कब कर सकते हैं कि किसान, और ये इसका जो प्रमाण जो है वो 60 मिली प्रति एकड़ है। अब ये कार्य कर सकता, सबसे महत्वपूर्ण है कि ये हमारे जो किसान भाई हैं जो दवा छांटते हैं उनके लिए सुरक्षित है। हमारे जो आज हमने चर्चा की थी कि कौन सी दो सुंडी, हरी सुंडी और लश्करी सुंडी, ये दोनों के ऊपर बहुत अच्छी तरह से ये काम करता है। तीसरा महत्वपूर्ण है ट्रांसलेमिनर है, अंतरप्रवाही भी है। ये अंतरप्रवाही यानी पूरे पौधों में फैल जाता है, और ट्रांसलेमिनर कहने का मतलब कि पत्ते की ऊपरी की सतह के ऊपर भी ये गिर जाता है, तो ये नीचे के सतह में भी आ जाता है। इस वजह से ये जो वेस्टिकोर है ये आपको अच्छी तरह से सुंडी के ऊपर नियंत्रण मिलेगा, और इसका जो प्रमाण जो है बीएसएफ का वेस्टिकोर 60 मिली प्रति एकड़ से हम इसका नियंत्रण कर सकते हैं।
तो जब भी आपको कोई इस तरह के सुंडी की समस्या आती है तो आप वेस्टिकोर का प्रयोग कर सकते हैं। चलो अब हम देखते हैं, हमने अभी थोड़ी सी जो नुकसान करने वाले कीट के बारे में जानकारी कर ली। ये आपने एक सर्पेंटाइन लीफ माइनर भी देखा होगा कि जो पत्ता रहता है उसके अंदर ही सुरंग बना देता है, और पत्ता जो रहता है अंदर से बहुत बार खोखला हो जाता है, और इसमें से ये जो रहता है लीफ माइनर की वजह से जो पौधा जो रहता है वो फिर से अपना अन्न तैयार करने में बाधा निर्माण करता है, और ये एक बार आ गया तो हमारे उपज में कमी आ जा सकती है। तो ये लीफ माइनर भी शुरुआती अवस्था में हमको इसका प्रादुर्भाव दिख सकता है। फिर बाद में सबसे एक महत्वपूर्ण ये एक है कि यहाँ हमने देखा था कि सफेद माखी कि जिसके वजह से एक वायरस करके जो फफूंद है वो भी जो वायरस फैल जाता है, तो उसका जो माध्यम जो है वो है सफेद माखी। सफेद माखी ये बहुत महत्वपूर्ण है, और सफेद माखी का जो जब ये चूसना चालू कर देती है तो पत्ते के नीचे एक छोटा सा मीठा जैसा द्रव छोड़ देती है कि जिस वजह से काले रंग की फफूंद भी आ जाती है। तो सफेद माखी का भी अच्छी प्रकार की जो अपने पास जो चूसने प्रकार की जो कीटनाशक है उसका उपयोग करके हम सफेद माखी का भी हमने नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये वायरस का संवहन में बहुत बड़ा संवहन भी करती है, तो उसका नियंत्रण हमने करने चाहिए। तो ये जो था आज हमने यहाँ जानकारी ली कि पहले हमने बीमारियों के बारे में जानकारी ली, अगेती जुलसा, पचेती जुलसा, सेप्टोरिया जुलसा, एंथ्रैक्नोज, और सबसे महत्वपूर्ण था हमारा बैक्टीरिया से आने वाले दो बीमारियां और वायरस से होने वाले बीमारियां। उसके बाद हमने हमारे बीएसएफ का जो समाधान है उसके बारे में चर्चा की, मेरियन के बारे में चर्चा की हमने, बाद में हमने पॉलीराम के बारे में चर्चा की, कैब्रियोटॉप के बारे में चर्चा की, और ज़ैम्प्रो के बारे में चर्चा की, और जो एक कीटनाशक है जो है वेस्टिकोर उसके बारे में भी आज हमने चर्चा की। और दूसरे बारे में जानकारी दी आपको कि ये जो जानकारी है, जैसे अपना सफेद माखी है, अपना लीफ माइनर है, और बाकी की जैसे पाउडर मिल्ड्यू आ जाता है, कि ये जो है कि जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इसके ऊपर हमारे जो टमाटर के किसान भाई, जो आज हजारों किसान भाई जुड़े हुए, इन्हें उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि जिस वजह से आप अपने फसल को बचा सकेंगे और उसके ऊपर आप नियंत्रित कर सकेंगे। तो आज ये जो संगोष्ठी आज हमने डिजिटल माध्यम से आज हमने एक बीएसएफ ने एक उपक्रम किया, और ये यानी इतिहास के अंदर ये पहला ही कदम था, और आप जैसे अगर ये सहकारी है, इससे हम चाहेंगे कि ये इस तरह की जो भविष्य में भी अन्य फसलों की ओर हमारी करने की चाह है। मैं आशा करता हूं कि यह जो जानकारी आज मैंने आपको टमाटर के बारे में खेती के उपयोग के लिए दी, ये आपके उपयोगी होगी, और प्रार्थना करता हूं कि आप अपने टमाटर का जो आपकी उपज है अच्छी से अच्छी हो, उसकी क्वालिटी अच्छी रहे, और मंडी में आपको अच्छे से अच्छे दाम मिले। और मेरी प्रार्थना ऐसी है कि आपको आपकी आर्थिक उन्नति में टमाटर और बीएसएफ दोनों आपके सहभागी रहे। ये मैं और फिर से मैं धन्यवाद कहता हूं कि डिजिटल मीटिंग में माध्यम से आप इतने हजारों किसान भाई जो मैं तो लखनऊ में बैठा हूं, उत्तर प्रदेश से, बिहार से और उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, इन सब का मैं फिर से धन्यवाद करता हूं। और आपके कोई प्रश्न होंगे तो आप उसमें प्रश्न आप यहाँ पूछ सकते हैं। धन्यवाद।